आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चांगपा समुदाय के बारे में टू द पॉइंट के अंतर्गत, और यह तीसरी जनजाति है या तीसरी एक प्रकार से बोले ट्राइब है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित एक जनजाति के बारे में पढ़ा है टू द पॉइंट के अंतर्गत। दूसरा हमने अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक जनजाति के बारे में पढ़ा है जो समसामयिक कारणों से चर्चा में रही हैं। अब हम देखने वाले हैं चांगपा समुदाय के बारे में। तो चांगपा समुदाय सबसे पहले कोई भी जनजाति है, यही प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस राज्य से है। दूसरा यह दिमाग में आना चाहिए कि क्यों चर्चा में है, क्योंकि कोई भी जनजाति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन न्यूज में है या कोई राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, किसी भी प्रकार का कुछ आप समसामयिक मुद्दों में पढ़ते हैं तो एक बार जरूर उसके कारणों पर जाना चाहिए कि किस कारण से ये चीज़ें चर्चा में हैं। तो सबसे पहले चांगपा समुदाय की बात करें तो ये कहाँ से संदर्भित है उसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में चीन की जो सेना है पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। ये तीन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में सिक्किम में भी आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगा। तो इन तीन क्षेत्रों में जो तनाव बना हुआ है, लगातार इस पे काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है कि इसमें शांति स्थापित हो सके। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो चांगपा समुदाय है ये हमारा संदर्भित है लद्दाख रीजन से संबंधित है। लद्दाख में रहने वाली एक बंजारा प्रजाति है। और समस्या क्या है कि ये जो चांगपा समुदाय जहाँ पे रहती हैं, जो इनका आवास क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, ये पड़ता है चुमुर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र में। तो चुमुर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, ये दोनों लद्दाख से संबंधित हैं और ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है उसके पास में पड़ते हैं। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो चीनी सेना है वो जो हमारी भूभाग है उसमें 15 किलोमीटर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक आकर इन क्षेत्रों में कैंपिंग कर रही है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अतिक्रमण किया है इन्होंने। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जनजातियां इन क्षेत्रों पर आश्रित थी, क्योंकि जनजातियां जो घुमंतु प्रजाति की जनजातियां होती हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके आजीविका का साधन क्या होता है, जो पशु उनके साथ मवेशी होते हैं वही उनकी आजीविका का साधन होते हैं। तो वर्तमान समय में क्या समस्या हो रही है कि ये अपने जो इनके मवेशी हैं उनके लिए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो मौसम अब आ रहा है वहाँ के अनुकूल है वहाँ के जानवरों के लिए, तो वर्तमान समय में समस्या क्या है कि इनके लिए जो चारागाह क्षेत्र था, जो विशेष चारागाह क्षेत्र था, जो ग्रीष्मकालीन चारागाह क्षेत्र जहाँ पे बर्फ गल जाती है और वर्तमान समय में बर्फ समाप्त हो जाती है और घास उग जाती है, थोड़ा बहुत देखने को मिलती हैं, तो वो इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। और समस्या ये है कि जो चांगपा हमारा समुदाय है वो इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। तो क्या हो रहा है वर्तमान समय में कि ये, जैसे आप जानते हैं कि इनके पास बहुत भारी संख्या में 100, 200, 400, 500, हजारों की संख्या में इनके पास पशु जो है मवेशी होते हैं। तो उतने बड़े जो हमारी मवेशी की संख्या है उनके लिए भोजन की उपलब्धता, नियमित भोजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इनको एक जगह से दूसरे जगह तक घूमना पड़ता है, इसीलिए इनका नाम ही घुमंतु पड़ा है। तो समस्या क्या है कि वर्तमान समय में जो लद्दाख रीजन का जो एक विशेष ग्रीष्मकालीन चारागाह है वो चुमुर क्षेत्र या डेमचोक इन क्षेत्रों में पड़ता है और इन क्षेत्रों में चीनी सेना ने कैंपिंग कर रखी है। कैंपिंग की वजह से क्या है कि जो हमारी जनजाति है कोई भी वहां पे जाने से डरता है, नहीं जा रहा है। तो इससे समस्या क्या आ रही है कि जो इनके पास इतने बड़े मवेशी हैं, इतनी भारी संख्या में मवेशी हैं, इनके लिए भोजन की उपलब्धता के लिए संकट इनके जो है उत्पन्न हो गया है। तो आपने समझ लिया कि ये जो चुमुर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र कहाँ पे है, वर्तमान समय में समस्या क्या है, या चांगपा समुदाय जो हमारा है ये किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से संदर्भित है, ये आपने समझ लिया। अब आगे बात कर लेते हैं चांगपा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि चांगपा है कौन। चांगपा जो है ये घुमंतु बंजारा जनजाति है, इसको बोल दीजिए चारावाह जनजाति भी बोला जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके नाम हैं। तो ये एक प्रकार से खाना बदोश जो है जनजाति है और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जनजाति है विशेष रूप से चांगथांग क्षेत्र है लद्दाख का, उसी क्षेत्र में रहती है चांगथांग। और जो चांगथांग क्षेत्र है इसी के अंतर्गत, इसी के पास में पड़ता है चुमुर क्षेत्र और डेमचोक क्षेत्र। तो ये क्या करते हैं, अपने पशुओं के भोजन के लिए, जो इनके पास मवेशी होते हैं उनके भोजन के लिए लगभग अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन ये भ्रमण करते रहते हैं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए। अब इसमें देखेंगे
देखेंगे कि इनके पास होता क्या क्या है। सबसे पहला जो इनका आजीविका का साधन है ये है बकरी पालन। इनके पास भारी मात्रा में भारी संख्या में बकरियां होती हैं, और ये बकरियां वो मामूली बकरियां नहीं, ये होती हैं पश्मीना बकरियां। आपने नाम सुना होगा, यदि आप जम्मू कश्मीर कभी गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, पश्मीना शाल, इन सब के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये जो पश्मीना बकरियां होती हैं ये इनके पास होती हैं, और यही इनके आजीविका का प्रमुख साधन होती हैं। यही इनके ऊन को जो है बिक्री करते हैं, और इनके ऊन से जो आय अर्जित होती है उसी से इनका आजीविका एक प्रकार से चलती रहती है। इन पश्मीना बकरियों को दूसरा नाम बोलते हैं चांगथांगी। चांगथांगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बकरियां हैं ये कहाँ पे, कौन से लोग पालते हैं, जो चांगथांग क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वही पालन करते हैं इनका, इसलिए इन बकरियों को पश्मीना के अलावा चांगथांगी नाम से भी जानते हैं। बकरियों के अलावा इनके पास मवेशी में याक होते हैं, जो सामान ढोने के लिए, इनके व्यक्तिगत सामान ढोने के लिए होते हैं। तो मवेशी में बकरियों के साथ साथ इनके पास याक भी होते हैं। और ये जो बकरियां होती हैं इनकी खासियत होती है कि ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जीवित रह सकती हैं, -40 डिग्री तक भी जीवित रह सकती हैं। और जो चांगथांगी बकरियां हैं इनके ऊन से विशेष रूप से शाल बनाई जाती हैं, और इनकी कीमत लाखों से शुरू होती है। अगर ओरिजिनल आप देखते हैं तो इनकी कीमत लाखों से शुरू होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लद्दाख रीजन का जो हमारा चांगथांग क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र की आजीविका का प्रमुख साधन जो है क्या है, यहाँ पे बकरियां हैं, और इन पश्मीना बकरियों के ऊन के द्वारा ही इनकी एक प्रकार से देखें तो इस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग ये पश्मीना बकरियां हैं। ये निश्चित रूप से इनको समस्या होगी, बकरियों की संख्या प्रभावित होगी, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और ये जो लोग इन पे आश्रित हैं उनके लिए भी आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं कि जो चीनी सेना है लगभग कितने क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया है, वर्तमान समय में कैंपिंग किया है। तो जो चीनी सेना है इन्होंने लगभग 2 एकड़ भूमि है, जो चारागाह की विशेष भूमि है, वहां पर इन्होंने कैंपिंग किया है, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है। यदि ऐसे ही रहता है तो कारण आगे क्या हो सकता है, यदि ऐसे ही रहता है तो इन समुदायों पर, जो चांगपा हमारा समुदाय है, इस पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे। प्रभावों की बात करें तो क्योंकि इनका आजीविका का प्रमुख साधन है पश्मीना बकरियां, तो निश्चित रूप से जो भी इनके पास बकरियां हैं या जो मवेशी हैं, ये दिन को भोजन की उपलब्धता ये सुनिश्चित नहीं करा पाते हैं, तो निश्चित रूप से भूख के कारण ये बकरियां मरेंगी। वर्तमान समय में जो ये मौसम होता है ग्रीष्मकालीन, इस मौसम में जो है ये बकरियां जो है ये एक प्रकार से बच्चे देती हैं। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं पश्मीना बकरियों के, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि यही उनके लिए अनुकूल मौसम होता है जिसमें उनका पालन अच्छे से हो सकता है। तो निश्चित रूप से यदि इस समय में इनके लिए भोजन की अनुपलब्धता रहती है, तो जो इनकी संख्या बढ़ने वाली होगी, इस समय काल में जो इनकी संख्या बढ़ने वाली होगी वो प्रभावित होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि यही समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो पश्मीना बकरियों की जो संख्या है वो घटेगी, और इस पर आश्रित लोगों की आजीविका के लिए भी संकट उत्पन्न होगा। दूसरी बात आती है याक की। याक आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में सामान को ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए पहाड़ों पर एक प्रमुख पशु के रूप में याक को जाना जाता है, और याक की लिए भी जो है घास जरूरी है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो याक भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। दूसरी बात आती है कि इनका जो आंकड़ा है, एक आंकड़ा आया है, इसके अनुसार माना जाता है कि यदि यही समस्या बनी रहती है, ग्रीष्मकालीन 1 से 2 महीने तक यही समस्या यदि बनी रहती है, तो जो इनकी संख्या है, मतलब जो नवजात बच्चे होंगे उनके 70 से 80% की कमी आएगी। मतलब उनमें से सिर्फ 20% ही जीवित रह पाएंगे। ये आंकड़ा आया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। तो उसके अनुसार यदि यही समस्या बरकरार रहती है तो सिर्फ 20% जो नवजात बच्चे होंगे वही जीवित रह सकेंगे। तो निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम बात करें चुमूर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र की, तो ये जो क्षेत्र है यहीं पे पश्मीना बकरियों की लगभग 80% आबादी पाई जाती है। मतलब 80% पश्मीना बकरियों की जो संख्या है वो इन्हीं 2 क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, चुमूर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र। यहां से प्रतिवर्ष लद्दाख से, आप जानते हैं कि लद्दाख से प्रतिवर्ष 40 से 50 टन जो है ऊन का, बेहतरीन किस्म के ऊन का उत्पादन होता है। जो पश्मीना बकरियों से प्राप्त होता है वो भी बेहतरीन किस्म का जो ऊन होता है, उसका लगभग 40 से 50 टन जो है लद्दाख रीजन से ही प्राप्त होता है। और इस 40 से 50 टन में आधा
50% इनका मतलब 25 से 30 टन जो है सिर्फ और सिर्फ चुमूर क्षेत्र या डेमचोक क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये समस्या कितनी गंभीर है आप सब इसके बारे में समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? तो आगे इसमें हो सकता है कि कूटनीतिक सरकार द्वारा कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से इस समस्या का हल निकाला जाए, जिससे कि ये जो इस तरह की जो भी जनजातियां हैं यदि प्रभावित हो रही हैं तो उनकी समस्या का निदान हो सके। क्योंकि युद्ध और तनाव जो बना हुआ है ये इसका कोई अस्थायी विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से हम युद्ध की स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या करना होगा, हमें कूटनीतिक पहल करनी होगी और उसी के माध्यम से इसका हल निकालना होगा। लद्दाख की बात कर रहे हैं तो दो चीज याद रखिएगा, लद्दाख में दो त्योहार मनाए जाते हैं, एक का नाम है आदि महोत्सव, एक का नाम है लोसर महोत्सव। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो दो त्योहार आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, आदि महोत्सव और लोसर महोत्सव लद्दाख के प्रमुख त्योहार हैं। अब हमने प्रारंभ में बात किया था कि ये समस्या चीन के कारण हो रही है, चीन की आर्मी के कारण हो रही है। तो चीन के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले चीन की राजधानी है आप सब जानते हैं बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और एक चीज और जानते होंगे कि यहाँ की मुद्रा है रेन मिनवी। आप कंफ्यूजन मत करिएगा क्योंकि जो चीन की मुद्रा है इसमें बहुत सारे गलतियां लोग कर देते हैं, तो रेन मिनवी इनकी प्रमुख मुद्रा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो चीन है इसकी भाषा है चाइनीज भाषा या चीनी भाषा बोलते हैं, और चीनी भाषा जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा है, उसमें चीनी भाषा को जगह दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की जो भाषा है उसमें 6 भाषाओं को आधिकारिक रूप से जगह दी गई है, आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई हैं, जिनमें हमारा चीनी भाषा आती है, अंग्रेजी आती, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, अरबी और फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही टू द पॉइंट में, कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।